अगर आप दिल्ली एनसीआर से हैं, इट्स वेरी वेरी गुड न्यूज फॉर यू, क्योंकि आप हमारे बैचेज ज्वाइन कर सकते हैं। बेस्ट फैकल्टी मैथमेटिक्स साइंस तो मैं खुद ही डील करता हूं, और यहां से आपको वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, साथ में आपका इंडिविजुअल काउंसलिंग होता है, जिसमें छोटी से छोटी चीजों के बारे में ध्यान दिया जाता है, बहुत बारीकी पे ध्यान दिया जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, बहुत मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। और क्रांति बैच में जो हमने क्रांति छेड़ी है, इस क्रांति बैच में आज हम बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर की। और ये जो चैप्टर है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू, बिकॉज ये चैप्टर है फ्लूइड के बारे में पढ़ना है हमें, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के बारे में बात करेंगे। सो अगर मैं चैप्टर्स की बात करूँ तो ये चैप्टर 9 है। और अगर मैं इसमें थोड़ा सा बात करूँ कि कितने मार्क्स का इसमें आता है, तो इसमें आप देखोगे कि जो फ्लूइड मैकेनिक्स से टोटल 6 मार्क्स के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। सो आपका जो है 6 मार्क्स जो है 6 नंबर जो आपका पक्का हो जाएगा, यदि आप ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो सर क्या ये बहुत हार्ड है? नहीं, ये हार्ड नहीं है। इसमें बहुत सारे टर्म ऐसे आएंगे जो ऑलरेडी आप केमिस्ट्री में सीख चुके हैं। जैसे केमिस्ट्री में भी आया था, जहाँ पर विस्कोसिटी आया था, केमिस्ट्री में सरफेस टेंशन आया था, बहुत सारे मिनिस्कस आया था। तो आपको ऐसा लगेगा कि हम केमिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ केमिस्ट्री के अंदर। बट अगेन आपको लगेगा कुछ रिवाइज हो रहा है, कुछ नई चीज़ें भी होंगी, कुछ कैलकुलेशंस होगा जो केमिस्ट्री के अंदर नहीं था। बट चूंकि फिजिक्स है, मैथ का भाई है, तो यहाँ तो बिना कैलकुलेशन के काम चलेगा नहीं, तो यह कैलकुलेशन भी आपके सामने आ जाएगा। सो आइए हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, और अपने क्रांति बैच की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लो, क्योंकि ये जो चैनल है ओनली NIOS से डेडिकेटेड है और NIOS के लिए ही काम करती है। तो अभी आपके लिए जितने भी वीडियोज अपलोड होंगे वो टोटल आप देखेंगे कि आपके स्टडी को और इजी बनाने के लिए हम लोग अपलोड करते रहते हैं। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। टुडे वी आर टॉकिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। देखिए, जब हम फ्लूइड्स की बात करते हैं ना बच्चों, तो फ्लूइड्स में क्या होता है ना, फ्लूइड्स में लिक्विड भी आ जाता है और फ्लूइड्स में गैसेस भी आ जाता है। तो डोंट माइंड कि आपको केवल लिक्विड की ही बात करना है। हाँ, वो बात अलग है कि ज़्यादातर हम जो है लिक्विड का ही एग्जाम्पल देते हैं, हम लोग गैसेस के एग्जाम्पल कम देते हैं। बट इसका मतलब कतई नहीं है कि अगर हम फ्लूइड्स की बात करते हैं तो डैट मीन यार ये तो केवल ये जो है क्या बोलते हैं केवल ये मतलब लिक्विड के लिए। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में देखिए, अगर मैं यहाँ पर हेडलाइन लिखता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ये हमारा अगर हेडलाइन है, तो इसमें ध्यान से देखेंगे कि हम फ्लूइड्स के प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। तो भैया ये जो फ्लूइड्स होता है, ये जो फ्लूइड्स लिखा है मैंने, इसमें क्या हम पढ़ेंगे? इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो जनरली कोई भी फ्लूइड की बात करते हैं, कोई भी, जैसे वाटर की बात करते हैं, तो वाटर क्या क्या कर सकता है। तो आपने अक्सर देखा होगा, ग्लास में अगर पानी लिया जाए, है ना, ग्लास में अगर पानी लिया जाए तो उसके अंदर आप देखेंगे कि जो आप अंदर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए उसके अंदर, तो वो क्या होता है, उसके अंदर टोटली एक प्रेशर महसूस होता है, एक फोर्स वो अपने आप के अंदर दिखता है। फोर्स कैसे देखता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूं। सो वी टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द प्रॉपरली वे। जैसे मान के चलते हैं, ये मैंने कांच का गिलास लिया, इस कांच के गिलास के अंदर ये क्या है, फ्लूइड है। अब एक ऑब्जेक्ट हम लोग लेते हैं, ये मान लो नेल पॉलिश है, ये हम लोग ऑब्जेक्ट लेते हैं। अभी सीधी इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर हम ऐसे करके डाल देते हैं, राइट, यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ऐसे करके डाल देते हैं। डैट मीन व्हाट, आप देखेंगे कि जो फ्लूइड है ये नॉर्मल फोर्स लगा रहा है वॉल्स ऑफ द, किसके ऊपर फोर्स लगा रहा है ये, तो ये जो फोर्स लगा रहा है एक्चुअली किस पे फोर्स लगा रहा है, तो इनके वॉल्स पे फोर्स लगा रहा है, जो नेल पॉलिश है उसके दीवारों पर ये फोर्स लगा रहा है। अब ध्यान से देखिए, अगर इसमें पानी के लेवल को और मैं बढ़ा दूं, पानी के लेवल को और मैं बढ़ा दूं, इंक्रीज कर दूं, तो ये हमारा पानी का लेवल इंक्रीज कर गया है। सो ऐसे कंडीशन में जब पानी के लेवल को हमने बढ़ा दिया, आपको थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा, वो अलग रिफ्लेक्शन का मैटर हो जाता है। सो मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ, कहाँ, ये देखिए मैं इससे समझाना चाहता हूँ। इसके ऊपर जो है यहाँ पे, इसके ऊपर यहाँ पर एक फोर्स जनरेट हो रहा है। जनरेट हो रहा है किसके ऊपर, ये जो आप कैप देख रहे हैं, नेल पॉलिश का कैप देख रहे हैं व्हाइट कलर वाला, इसके ऊपर एक फोर्स जनरेट हो रहा है, जिसको प्रेशर भी हम डिफाइन करेंगे, एक नॉर्मल डायरेक्शन में लग रहा है। सो डैट मीन व्हाट, ये जो फ्लूइड है इसके अंदर वाले ऑब्जेक्ट पे एक हम बोल सकते हैं फोर्स जनरेट करता है,
और इसी फोर्स के बारे में हम प्रेशर के नाम से इसको जानते हैं। तो आइए सबसे पहले लिखते हैं, इस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। किस प्रेशर के नाम से जानते हैं? तो दिस प्रेशर इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो अगर मैं यहां पर बोलूं कि व्हाट इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, मजा आ जाएगा पढ़ने में एकदम से। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब हो गया कि वो जो प्रेशर है नॉर्मल फोर्स होना चाहिए, यानी प्रेशर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू क्या होता है? थ्रस्ट। इसको थ्रस्ट हम लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं? थ्रस्ट बोलते हैं। और नीचे आपका क्या हो जाता है? एरिया हो जाता है, इसी को हम लोग F बोलते हैं, और ये A हो गया आपका। सो सर व्हाट डू यू मीन बाय थ्रस्ट? जो नॉर्मल परपेंडिकुलर फोर्स लगता है दैट इज द थ्रस्ट। यानी कि आप देखेंगे ये अगर लिक्विड के अंदर हमने लिया है और इसके अंदर इस वाले पे अगर यहाँ पर ये जो फोर्स लग रहा है या यहाँ पर ये जो फोर्स लग रहा है, इसी फोर्स को अब देखिए लगने का फोर्स तो ये भी लगेगा और ये भी लगेगा, लेकिन चूंकि जब हम स्फेरिकल की बात करते हैं, हम मान के चलते हैं दिस इज द स्फेरिकल, तो फिर हम काउंट केवल करते हैं यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन वाले की ही हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर इसको समराइज करते हैं, थोड़ा समझते हैं यहाँ पे। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझते हैं जरा ध्यान से इसको। कहता था नॉर्मल फोर्स और थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, कैसे बोलेंगे? द नॉर्मल फोर्स या इसको थ्रस्ट बोलिए पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, राइट। प्रेशर को हम लोग P से डिनोट करते हैं, और इस प्रेशर का जो इस यूनिट की अगर मैं बात करूं, प्रेशर की यूनिट की बात करूं तो कितना हो जाता है? देखिए ये वाला हो गया न्यूटन में, और ये किस में हो गया? मीटर स्क्वायर में। तो ये किस में हो जाएगा बच्चों? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ये हो जाएगा, राइट। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर इसका डायमेंशन आप लिखेंगे तो कैसा डायमेंशन हो जाएगा? ML इनवर्स T-2, ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। तो ये प्रेशर के बारे में कुछ चीज़ें थी। अब आइए जानते हैं कि अगर मुझे ये प्रेशर जनरेट किया हुआ प्रेशर निकालना है, मुझे कि ये जो प्रेशर लग रहा है कितना लग रहा है, इसकी वैल्यू अगर मुझे पता करना है तो कैसे इसकी वैल्यू को हम पता कर सकते हैं, कैसे इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं? तो छोटा सा कैलकुलेशन है, उसे हम कर लेते हैं, और मेरे साथ कॉपी पेन खोल के आप रखेंगे, आप भी करेंगे तो आपको भी बड़ा मजा आएगा करने में। तो भाई इसको ना थोड़ा सा और ईजी कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर P इज इक्वल टू क्या है? F/A है। तो देखो अगर यहाँ पर अगर F निकालना हो तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? P इंटू A हो जाएगा। इस बात से सहमत हैं आप कि अगर मुझे फोर्स निकालना है तो प्रेशर और एरिया से मल्टीप्लाई। एक्चुअली ये वाला एरिया क्या होता है? व्हाट इज द एरिया? तो एरिया भैया वही होता है जो ये वाला एरिया होता है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे जो हमने डुबाया था, यहाँ पर जो हमने डिबोया था ये वाला, तो इसके अंदर ये जो एरिया आपको दिख रहा है, पानी निकाल देते हैं, ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये वाला एरिया या इसके ऊपर का ये वाला एरिया जो दिख रहा है, यही एरिया की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको मैं इसी को डुबा देता हूँ यहाँ पे, ताकि आगे मुझे बताने में आसानी हो, समझाने में ईजी हो। चलिए तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यहाँ पर ना कुछ कैलकुलेशन करते हैं, इसको कैलकुलेशन को और इजी बनाते हैं। तो हम कुछ पिक्चर को ड्रॉ करते हैं, और हमारे साथ अगर आप भी कैलकुलेशन को समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो बड़ा मजा आएगा आपको। और छोटा सा कैलकुलेशन है, उसको हम आगे कंप्लीट करते हैं। देखिए जैसे मान के चलते हैं, यहाँ पर एक पिक्चर बनाते हैं यहाँ पे। अब इस पिक्चर में क्या करते हैं? इस पिक्चर में एक ऑब्जेक्ट हम डाल देते हैं, जो सिलिंड्रिकल टाइप का ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर डाल देते हैं। सपोज करते हैं कि ये वाला ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे डाल दिया है, लेकिन हम ये इस बार कोशिश करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट, चलिए कैलकुलेशन के लिए डाल लेते हैं, फिर हम अगले वाले में थोड़ा अगला डाल लेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए कोई बात नहीं, इसको ये वाला ऐसा हो जाए मेरे भाई, और यहाँ पे ये वाला डाल दिया। तो इसके अंदर ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और ये किसके अंदर है जी? तो ये फ्लूइड के अंदर है। किसके अंदर है? फ्लूइड के अंदर है, मतलब इसके अंदर फ्लूइड भरा पड़ा है। इसके अंदर जो है ये वाला, ये सब पूरा फ्लूइड भरा पड़ा है। मैं ऐसे सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसा बना के दिखा देता हूँ आपको कि देखिए ये पूरा जो है फ्लूइड भरा पड़ा है, ठीक है। अब देखिए समझना इसको मेरी बात ध्यान से। यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ पर एक तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि आप देखोगे कि यहाँ पर एक लगेगा, और एक ऐसा लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ये वाला एक लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो डाउनवर्ड और अपवर्ड, तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा, सपोज करते हैं जो नीचे वाला है वो F1 मान लेते हैं, ऊपर वाले को हम लोग F2 मान लेते हैं। तो मेरे भाई ध्यान से सुनो, एरिया तो वही रहेगा, ए वाला और ए वाला वही एरिया रहेगा ऊपर नीचे। तो यहाँ पर देखो F इज इक्वल टू P इंटू ए, तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? P1 इंटू ए, और यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? P2 इंटू ए बोल सकते हैं।
राइट। इतनी चीजें आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या आपको समझाना चाहता हूं। सो यहां से हम चाहें तो नेट फोर्स बता सकते हैं, यहां से हम नेट फोर्स बड़े आराम से बता सकते हैं किसी भी एक डायरेक्शन में। तो सपोज करते हैं हम अपवर्ड डायरेक्शन की बात करते हैं, तो अगर मैं यहां पर लिखूं नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर कैसा हो जाएगा, देखो यहां से F1 माइनस F2 हो जाएगा, क्योंकि F1 क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में, F2 क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बहुत इजी है, इसको दिमाग में कभी भी हार्ड मत लेना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, F1 हो गया P1A माइनस P2A, यानी यहां अगर कॉमन ले लेंगे तो P1 माइनस P2 और इंटू ए, ये आपका आ गया नेट आ गया यहां पर, मतलब नेट फोर्स आ गया जो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि अगर कोई भी दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका अपना एक ग्रेविटी का मास होता है कि नहीं होता है, ग्रेविटी का वेट होता है कि नहीं होता है। तो यस सर ग्रेविटी का वेट होता है यहाँ पे। तो अगर भाई ग्रेविटी का वेट होगा तो यहाँ पर बताओ ये वाला नीचे की ओर mg फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा, यस सर नीचे mg की फोर्स लगाएगा। तो g तो हमें अच्छे से मालूम है, लेकिन क्या आपको m मालूम है, नहीं, m आपको यहाँ पर नहीं मालूम है। मैं ऐसा क्यों कहना चाह रहा हूं, मैं ऐसा इसलिए कहना चाह रहा हूं कि देखिए अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है P1 माइनस P2 इंटू ए, तो इसका मतलब इसको तो उड़ जाना चाहिए, यानी इसको धक्का दे देगा ऐसा करके, ऐसा धक्का देगा ऊपर की ओर उड़ जाएगा, ये उड़ तो नहीं रहा है ये, इसका मतलब कोई तो है जो नीचे की ओर फोर्स लगा रहा है। मेरी बात ध्यान समझना, अगर ये मेरा मार्कर है, अगर नीचे की ओर मैं फोर्स लगाता जाऊंगा तब तो ये ऊपर ही ऊपर उठता चला जाएगा। भैया कोई तो है जो मैं ऊपर की ओर कर रहा हूं, कोई नीचे की ओर दबा रहा है, कोई तो है जो इसको इक्विलिब्रियम में ला रहा है। और ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किस पे काम करता है, स्टील वाटर में, स्टील फ्लूइड में, जहां पर रुका हुआ पानी हो, रुका हुआ फ्लूइड हो, उस पे काम करता है। तो कोई तो है जो मैं ऐसे कर रहा हूं अपवर्ड, तो कोई डाउनवर्ड ऐसे कर रहा है, और वो कोई और नहीं mg है। इसका मतलब ये हुआ भाई कि अगर आप बात करते हैं एट इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो इक्विलिब्रियम की केस में जब ये स्थिर है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका नेट फोर्स लगाया आपने, ये जो आपने नेट फोर्स यहां पर लगाया, ये किसके इक्वल है, तो ये वेट के इक्वल है, जो इसका वेट है इसके इक्वल है। सो डेट मीन व्हाट, नेट फोर्स क्या हो गया आपका P1 माइनस P2 इंटू ए इज इक्वल टू mg, ये आपका। लेकिन m हमें मालूम नहीं है, m तो हम जानते नहीं है, तो एक काम करते हैं इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और यहां से m पता कर लेते हैं, फिर इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो रिलेशन हमें पता चल जाएगा। देखो ये अपने मैथ का खेल अपने हाथों में है यार, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का अपन लोगों को। देखो m कैसे निकलता है, तो हम जानते हैं कि डेंसिटी का फॉर्मूला जो होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बटे वॉल्यूम। बोलो होता है कि नहीं होता है मास बटे वॉल्यूम, यस सर मास बटे वॉल्यूम होता है, राइट। अगर मास बटे वॉल्यूम है यहाँ पे, मेरी बात ध्यान से समझना तो आपको पूरी क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है यहीं से अगर मैं मास निकालूंगा तो मास इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आ जाएगा। बोलो यहाँ m कर देता हूँ, m अगर निकालूं, छोटा ही मान लेता हूं मैं, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d इंटू वी हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान समझना, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि d को हम लोग मान लेते हैं, इसका सिंबल से लिख देते हैं। वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमने इसका हाइट तो दिया नहीं था, इसका हाइट हम लोग दे देते हैं। तो मान लेते हैं h हाइट है इसका, ये जो हाइट है हमारा, ये वाला हाइट, इस हाइट को हम लोग मान लेते हैं कि दिस इज द h हाइट, ठीक है। इसको h हाइट हम लोग मान लेते हैं कि h हाइट है। तो एरिया नीचे का a है, हाइट h है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा वॉल्यूम आ जाएगा ना, इसका सिलेंडर का पूरा वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये वाला कैसे आ जाएगा, तो ये वाला आ जाएगा, आपको ध्यान से देखोगे a इंटू एच, एच आ जाएगा ये, और इसको हम मान लेते हैं ये वाला, ये यूनिट मान लेते हैं इसका। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये m की वैल्यू आ गई यहां पर, राइट, ये वाली m की वैल्यू आ गई। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, इस वाले इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, P1 माइनस P2 इंटू ए इज इक्वल टू, यहां लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो P1 माइनस P2 इंटू ए, एम की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, मस्त लिख देते हैं जो लिखा हुआ है, यहां से ए कैंसिल हो गया तो रो HG हो जाएगा, रो इसका सिंबल हो गया। तो यहां पर क्या आ जाएगा, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो HG आ जाएगा। ये देखिए, ये जो चीजें आपके सामने आई, ये कैसे करते हैं सर, कैसे निकलता है, तो एक जनरलाइज हम लोग कर देते हैं कि जो प्रेशर निकलता है
चाहे वो डिफरेंशियल प्रेशर कहें या नेट प्रेशर कहें, जो आप कहें, वो रो एच जी के इक्वल होता है। क्योंकि हम अपवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो नेट बात कर रहे हैं। नेट मतलब ऊपर की ओर लगने वाले, नीचे से ऊपर की ओर लगने वाले प्रेशर की हम लोग बात कर रहे हैं। सो हम यहाँ बोल सकते हैं कि P जो है, P नेट लगने वाला जो P का फार्मूला आया है वो H रो G आया है, लेकिन ये कौन सा P है? ये नेट वाला P है, नेट जो नेट लग रहा है, मतलब कैलकुलेशन करने के बाद। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर ये वाला ऊपर की ओर खुला रहता, यानी कि ये वाला कुछ ऐसा होता, ये वाला कैसा होता, तो ये वाला ऐसा होता कि यहां पर ये ऊपर की ओर खुला रहता, यहां पर ये ऊपर की ओर खुला रहता और ये यहीं तक होता, ऐसे समझते। सो ऐसे कंडीशन में ये वाला हिस्सा देख रहे, ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है और नीचे का ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये सपोज करते हैं ये वाला P1 है, ठीक है, और यहां पर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कौन सा होता है भाई? तो वही तो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। तो यहां मान लेते हैं PATM लग रहा है, PATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। इसका मतलब P2 की वैल्यू PATM पुट कर देंगे। तो अगर P2 की वैल्यू PATM पुट करेंगे तो यहाँ कैसा बन जाएगा? ये P1 माइनस PATM इज इक्वल टू H रो एच जी। यहां पर मान लेते हैं ये H हाइट है, हाइट H मान लेते हैं, मानने में क्या है, हाइट H मान लेते हैं यहाँ पे। सो डैट मीन व्हाट, यहाँ पर P1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो P1 आ जाएगा PATM प्लस रो एच जी आ जाएगा यहाँ पे। ये वाला हिस्सा आपके सामने नजर आ गया भैया। और ये यहाँ से हम ऐसे कुछ केसेस आए तो हम निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से जो है, जो मैंने आपको बोला था कि छोटा सा कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन से यहाँ तक हम कर सकते हैं, वो मैंने आपको करके दिखाने की कोशिश किया है और आप भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। चलिए आगे हम लोग जरा बात कर लेते हैं। सो आगे हम बात करते हैं कि भैया एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है। उससे पहले कुछ और जानकारी ले लेते हैं। देखिए इस रिलेशन से आपको क्या क्या जानकारी मिल रहा है। P इज इक्वल टू H रो जी से आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है? आपको इंफॉर्मेशन ये मिल रहा है कि भाई अगर हाइट हम बढ़ाएंगे, अगर हम हाइट बढ़ाएंगे, इस वाला ऑब्जेक्ट का अगर हाइट हम बढ़ाएंगे, या यूं कहे हम लोग जितने डेप्थ में हम लोग जाएंगे, समझ में आ रहा है मेरी बात? जैसे जैसे लिनियरली हाइट को बढ़ाएंगे, डेप्थ जैसे जैसे नीचे जाएंगे, प्रेशर उतना ज्यादा लगेगा। मेरी बात समझ में आ रही? मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, प्रेशर उतना ज्यादा लगेगा। क्लियर हो रहा है मेरी बात? राइट यानी कि यहां पर जो है, जो सिंबॉलिक फॉर्म यहां पर आपका निकल के आ रहा है, ये P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H आ रहा है। इवन यहां तक आप देखते हैं कि P जो है डेंसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, ये डेंसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। दैट मीन व्हाट, अगर डेंसिटी बढ़ेगा तो यहाँ पर प्रेशर भी बढ़ेगा, उस पर लगने वाला प्रेशर भी बढ़ेगा। इसलिए आप समुद्र में जितनी गहराई पे नीचे जाएंगे, जितना डेप्थ में जाएंगे, उतना ज़्यादा प्रेशर इस पर क्रिएट करेगा, उतना ज़्यादा प्रेशर आप महसूस करेंगे। तो ये चीज़ें क्लियर हो जाने के बाद अब देखिए इस वाले प्रेशर को एब्सोल्यूट प्रेशर भी आप कह सकते हैं, नेट प्रेशर कहें या एब्सोल्यूट प्रेशर के नाम से भी आप कह सकते हैं, जो अपवर्ड डायरेक्शन में इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, ये नेट कह सकते हैं या इसी को हम लोग एब्सोल्यूट प्रेशर के नाम से भी जानते हैं। बहुत इजी चैप्टर है, इसमें बिल्कुल घबराना या डरना नहीं है, आपको एकदम समझते हुए आगे बढ़ना है। तो देखिए हम बात कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में कैसे पता चला लोगों को कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये होता है। तो चलिए ये तो समझ में आ गया कि अगर हम खड़े हैं तो मेरे खोपड़े के ऊपर भी एक प्रेशर लग रहा है, डेट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस सारी चीज़ों के ऊपर एक प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है, डेट इज एटमॉस्फेयर की वजह से लगने वाले प्रेशर को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। बट हाउ टू कैलकुलेट, बाई एक्सपेरिमेंटली कैसे सबसे पहले इसको कैलकुलेट किया गया, कैसे इसको डिजाइन किया गया? तो बहुत सिंपल है। इसको देखिए, इधर वाला हिस्सा मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, इधर वाले हिस्से को, और यहां से हम जानते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डेफिनेशन तो इजी है, लेकिन कैलकुलेशन कैसे है, किस तरीके से है, इसके मॉडल को थोड़ा सा समझना है। इन्होंने कुछ नहीं किया, देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने मरकरी को लिया। मरकरी को लिया, कैसे मरकरी को लिया? तो बहुत सिंपल, देखिए यहां पर जो इन्होंने एक बीकर लिया, यहां एक बीकर ले लिया ऐसे करके। बीकर लेने के बाद इन्होंने क्या किया कि यहां पर मरकरी भर रखा था, साथ में क्या किया, एक लंबा सा ट्यूब लिया। क्या लिया? एक लंबा 1 मीटर का लेंथ का, 1 मीटर लेंथ का ट्यूब लिया और उसमें मरकरी भर दिया। समझ में आ रहा है? उसमें मरकरी भर दिया और यहां पर इस तरह से इसको ऐसे करके डाल दिया।
ध्यान समझना मेरी बात को, मैं क्या करना चाह रहा हूं। इस तरीके से मरकरी है और साइड साइड में भी मरकरी, ऐसी बात नहीं है, साइड साइड में भी मरकरी यहां पर डाल दिया। अब यहां पर क्या किया, इसको मरकरी ट्यूब में जब हम डालते हैं तो मरकरी के सिंबल को हम दिखा देते हैं, मान लेते हैं ये मरकरी है यहां पर। अभी हम जानेंगे आगे किस तरीके का शेप बनेगा, कैसा बनेगा, सब हम जानेंगे, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। आसान चैप्टर है, कोई हार्ड चैप्टर नहीं है, राइट, समझ में आ रहा है। तो ये यहाँ जाके ये वाला ऐसा बन गया। ये ऐसा क्यों बना है, ऐसा क्यों नहीं बना है, इसके पीछे भी हम रीजन जानेंगे, कोहेसिव एडहेसिव फोर्सेस के बारे में जानेंगे, वो भी जानकारी हम ले लेंगे यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पर जो है आपको दिख नहीं रहा होगा, तो एक काम करते हैं यहाँ पे ऐसा कर देते हैं। अब आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा, अभी भी नहीं दिख रहा आपको, तो थोड़ा सा और नीचे करके और नीचे कर देते हैं यहाँ पे। चलिए अब आपको यहाँ से पिक्चर क्लियर दिख रहा होगा, और यहाँ से मान लेते हैं यहाँ पे कि ये वाला हिस्सा जो है इतना हिस्सा है, इतना। तो होता क्या है कि जब यहाँ इस सिस्टम सेटअप को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगा कि यहाँ पर एक प्रेशर लग रहा है। देखिए प्रेशर तो यहाँ भी लगेगा और प्रेशर यहाँ भी लगेगा। तो ये जो प्रेशर लग रहा है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, यहाँ से प्रेशर जनरेट होकर इस पे प्रेशर जनरेट करता है, जिसकी वजह से मरकरी कुछ हाइट तक ऊपर चला जाता है। तो जो हाइट तक ऊपर जाता है, तो कितनी हाइट तक ऊपर गया, तो यहाँ पर सब लिखा हुआ था। तो ऐसा देखा गया कि 1 मीटर में 76 सेंटीमीटर तक ऊपर गया। ये पूरा हो गया 100 सेंटीमीटर तक, दिस इज द 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर का हमने लिया था जीरो से लेकर। तो ये जो देखा गया यहाँ पे कि 76 सेंटीमीटर तक ऊपर उठा। तो किसकी वजह से उठा, तो जो एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा है PATM, यहाँ पर जो है एटमॉस्फेयर जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है, एटमॉस्फेयर जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है, यही वाला प्रेशर ट्रांसमिट हुआ और यहाँ मरकरी को हाइट को ऊपर कर दिया। इसी वजह से जो है हम बोलते हैं कि एक एटमॉस्फेयर का मतलब होता है कि 0.76 मीटर हाइट ऑफ मरकरी, ऐसा हम लोग बोलते हैं, या 76 सेंटीमीटर ऑफ हाइट ऑफ मरकरी। कैसा लिखते हैं यहाँ पर, हम लिखते हैं यहाँ पर 1 ATM प्रेशर का मतलब हम ऐसा लिखते हैं। तब से ये डेफिनेशन दिमाग में सेट हो गया कि भैया 1 ATM प्रेशर का मतलब होता है, अगर ऐसा सेटअप, बहुत ईजी है, क्या इसमें क्या कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, अगर ऐसा सेटअप तैयार करते हैं, साइड साइड से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, उसी प्रेशर की वजह से जो है 76 सेंटीमीटर ऊपर उड़ जाता है। यानी हम बोलते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ हाइट ऑफ मरकरी, 76 सेंटीमीटर हाइट ऑफ मरकरी, हाइट ऑफ HG बोल देते हैं, HG हाइट बोल देते हैं। या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, 0 पॉइंट, अगर 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.76 मीटर हाइट ऑफ HG, मतलब इतना हाइट तक जाएगा। तो ये वाला जो जा रहा है, ये कैसा जा रहा है, ये 1 एटमॉस्फेयर के बराबर जा रहा है, राइट। ये चीजें समझ में आ गई आपको। अब आगे बाई कैलकुलेशन अगर इसको समझे कि भैया 1 एटमॉस्फेयर कितने इक्वल के बराबर होता है, तो आपको बहुत सिंपल तरीके से पता है यहाँ पे कि अगर आप 1 एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, 1 एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, तो यहां पर जो लगने वाला फोर्स है, तो फॉर्मूला क्या है, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू H रो जी। मैं लिख देता हूं यहां पर, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू H रो जी, यही वाला है ना, H रो जी है यहाँ पे, ध्यान समझना। देखिए ऊपर से तो क्लोज हमने कर दिया है, नहीं ऊपर से तो कुछ लग नहीं रहा है, तो भैया ऊपर से कुछ नहीं लग रहा है, तो P2 तो 0 हो गया, P2 तो कुछ है ही नहीं। और P1 के रूप में हम क्या ले लेंगे, P1 ग्रुप में PATM ले रहे हैं, क्योंकि यही PATM तो नीचे की ओर इसको दे रहा है। इसका मतलब सीधा सीधी आ गया कि यहाँ PATM का फॉर्मूला निकलेगा H रो जी से, और यहां से आप निकाल सकते हैं हाइट कितना हम ले रहे हैं, तो हाइट ले रहे हैं 0.76, और अगर रो की बात करें, मतलब मरकरी के डेंसिटी की बात करते हैं, तो वो होता है 13.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ इतना होता है। ये क्लियरली समझ में आ रहा है आपको। इसके अलावा सारे पास्कल में आएगा, सारे के सारे पास्कल में ही आना है, इंटू 9.8, ये सब के सब क्या आ जाएंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग सीधा पास्कल कह देते हैं, PA पास्कल होता है। इसको आप पूरा सोल्व कर दीजिए। सोल्व करने का तरीका क्या है, तो अगेन बहुत इजी तरीका है, सबको डेसिमल को ब्रेक करना है। ये बाई 10 हो गया, यहाँ भी बाई 10 हो गया, और यहाँ क्या हो गया, बाई 100 हो गया। समझ में आ रही है मेरी बात। तो आप देखेंगे ये पावर 3 है, पावर 3 का मतलब क्या होता है, 3 0 होगा। तो देखिए 1 2 और ये 3, और ये पूरा कट गया, आपका कट गया ना पूरा। अब सबको मल्टीप्लाई आप कर देंगे, तो मल्टीप्लाई आप कर देने के बाद आपको कुछ चीज़ें क्लियर होगी और कुछ चीज़ें आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा यहाँ पे। तो टोटल आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कर देने के बाद एक बड़ा सा डिजिट आपके सामने आएगा। वो डिजिट कुछ ऐसा भी हो सकता है, कैसा डिजिट हो सकता है सर, तो आप मल्टीप्लाई मैं आपके सामने करूँ क्या,
चलो करते हैं मल्टीप्लाई, आप कहते हो तो वीडियो का लेंथ लेकिन लंबा हो जाएगा। एक काम करता हूँ, रिजल्ट में लिखता हूँ 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। आप इसको सोल्व करके देखना, आपको पता चल जाएगा ये। तो ये वाला जो वैल्यू आया है PATM का, तब से ये बोला जाता है कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये PATM 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है, जब यहाँ पे हम जनरलाइज हमने कर दिया कि भैया इतना इसकी PATM की वैल्यू होती है। तो ये तमाम चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, आपको बहुत बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड हो गया होगा। और इसमें बहुत सारे इन टेक्स्ट पे सवाल भी हैं, न्यूमेरिकल्स भी हैं, जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं, जिसको आप बना सकते हैं। बट मैं चैप्टर को आगे बढ़ाना चाहता हूं और एक बार मैं सवालों को देख लूंगा जो अच्छे अच्छे सवाल होंगे। आइए आगे बात करते हैं। एक होता है बायोंसी का फोर्स होता है। बायोंसी का फोर्स क्या होता है? आपने देखा होगा कि एक बायोंसी का फोर्स होता है जब किसी भी बाल्टे में, किसी भी चीज़ में आप किसी चीज़ को डालते हैं तो ऐसा लगता है कि उसको एक बार डालने के बाद तो धक्का देकर ऊपर की ओर फेंक देता है, यानी नीचे से कोई फोर्स क्रिएट होता है जो ऑब्जेक्ट पे लगता है और अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। दैट फोर्स इज क्रिएटेड बाय फ्लूइड एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड बायोंसी फोर्स। और ये जो बायोंसी का फोर्स होता है, इसी वजह से बहुत सारी चीज़ें फ्लूइड में तैरती है, इसी वजह से बहुत सारी चीज़ें फ्लूइड में बड़े आराम से मूव कर जाती है। तो बायोंसी के फोर्स के बारे में आपको आर्किमिडीज ने बताया था और ये बहुत ईजी होता है। बायोंसी का फोर्स कोई हार्ड नहीं होता है। यहाँ पर मैं मिटा के आपको यहाँ पर बायोंसी के फोर्स के बारे में बताता हूँ, आपको समझाता हूँ। उसके बाद हम पास्कल लॉ पे आ जाएंगे और फटाफट चैप्टर को बहुत लंबा ना करते हुए, मैं चाहता हूँ इस चैप्टर को ईजी वे में आपको समझाऊँ और ज़्यादा टाइम ना आपको दूँ, मतलब ऐसा ना हो कि बहुत लंबा खींच जाए। जितना कम पार्ट हो उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, समझने के लिए भी अच्छा रहेगा। बाकी आपकी ड्यूटी क्या रहेगी, आपको पढ़ना कैसे। कई लोग कहते हैं सर पढ़ाई हम कैसे करें, तो मैं हमेशा कहता हूँ रिवीजन जितना करोगे उतना बेटर आपके लिए होगा। आप चाहो तो गाइड से रिवीजन कर लो, गाइड में भी बहुत अच्छे तरीके से शॉर्टकट समराइज दिया हुआ होता है, या नोट्स आपने खुद बनाया है कहीं से है तो आप नोट्स से रिवीजन कर सकते हो, या आपने वीडियो के दौरान जो कॉपी पे लिखा है मेरे वीडियो के दौरान चीज़ों को, तो उसका रिवीजन जैसे भी हो, इन टेक्स्ट के सवालों को आप पढ़ लें तो रिवीजन आप कर सकते हैं, जैसे भी आप कर सकते हैं। तो बायोंसी का फोर्स होता है, इसका फोर्स होता है बायोंसी का फोर्स होता है। तो क्या होता है सर बायोंसी फोर्स? तो अगर मैं फोर्स ऑफ बायोंसी की बात करूं, बायोंसी फोर्स की बात करूं, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन पे लगने वाला फोर्स है। ये कैसा फोर्स है? किसी भी ऑब्जेक्ट पे, यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट आप लेते हैं तो यहां पर ये ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स है, यदि ये किसी भी फ्लूइड के अंदर है तो। एंड दिस इज द फोर्स ऑफ बायोंसी। इसी को हम लोग बायोंसी के फोर्स के नाम से जानते हैं। क्लियर हो रहा होगा आपको? तो आर्किमिडीज ने प्रिंसिपल दिया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को चाहे तो आप पार्शियली आप सबमर्ज कीजिए या फुल्ली, किसी या तो पार्शियली कीजिए या जैसे कीजिए आधा ऊपर आधा नीचे या पूरा का पूरा नीचे डुबा दीजिए। वहां पर क्या होता है, एक बायोंट फोर्स लगता है जो किसके बराबर होता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बराबर होता है। रीजन क्या होता है? देखिए अगर इसको हम लोग ऐसा बनाएंगे, इसको अगर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर mg भी लगेगा यहाँ पर, तो इसको अगर आप ब्रेक करेंगे इस ऑब्जेक्ट को तो आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर लग रहा है mg और ऊपर की ओर लग रहा है बायोंसी का फोर्स। आप देखेंगे ऊपर की ओर कौन सा फोर्स लग रहा है? बायोंसी का फोर्स लग रहा है। आपके टेक्स्ट बुक में ऐसे करके दिया है, टेक्स्ट बुक में ऊपर की ओर दिया है B और नीचे की ओर दिया है W, यानी W मतलब वेट, ऊपर मतलब बायोंसी का फोर्स। तो FB बोल सकते हैं हम लोग, फोर्स ऑफ बायोंसी ऊपर की ओर लगता है। ये दोनों जो है एक दूसरे को जब बैलेंस कर देते हैं, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, तब जाके हम कहते हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई है और स्टिल वाटर में वो जो ऑब्जेक्ट है वो रुका हुआ रहेगा। समझ में आ रहा है? और क्या होता है, देखिए जब भी कोई भी बॉडी जो है फ्लोट करता है सरफेस ऑफ फ्लूइड पे, तो फ्लोट करने का मतलब क्या होता है? वहां पर दो चीजें होती है अगर फ्लोट कर रहा है तो। एक, कोई भी चीज अगर मान के चलते हैं ये पानी का सरफेस है, समझते हैं ये वाला पानी का सरफेस है, ठीक है, ये पानी का सरफेस हम बना लेते हैं और यहाँ पर मान लो ये फ्लोट कर रहा है। फ्लोट करने का मतलब है कि यहाँ तैर रहा है, कोई भी चीज़ यहाँ पर ये जो है तैर रही है, फ्लोट कर रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है एक्चुअली में, फ्लोटिंग के केस में देखेंगे तो यहाँ आप देखेंगे एक तो इसका वेट लग रहा है नीचे की ओर, mg लग रहा है नीचे की ओर, लग रहा है ना mg नीचे की ओर, और एक वायुंट फोर्स लग रहा है जो इसके ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, यहाँ पर Fv लग रहा है, यहाँ पर बायोंसी का फोर्स लग रहा है, और दोनों ही हम बराबर कर सकते हैं, दोनों ही इक्वल कर सकते हैं। इसी वजह से ये तैर रहा है, इसी वजह से ये तैर रहा है, क्योंकि अगर mg नहीं लगेगा तो बायोंसी का फोर्स किसको धक्का देके ऊपर कर देगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? अब इसी में डिपेंड करता है यहाँ पे कि अगर मान के चलिए कि अगर आर्किमिडीज ने जो प्रिंसिपल दिया था उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, तो मैंने उसमें प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने क्या कहा था? बहुत सिंपल कहा था कि जो बीकर या बर्तन आपने लिया है, यहाँ पर अगर टोटी लगा दें, यहाँ पर मान लो यहाँ पर टोटी लगा दें,
तो यहां पर क्या होता है, कुछ डिस्प्लेस करता है लिक्विड को। अगर आप देखेंगे यहां पर, अगर मैं यहां पर कांटा लगा दूं, कितना किया है, तो कुछ लिक्विड डिस्प्लेस करता है। और कितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, तो जितना इसका वेट होगा उतना ही, या जितना ये वॉल्यूम लेगा उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, जितना ये लेगा उतना ही डिस्प्लेस करेगा, जितना इसका वेट होगा, अपने वेट के बराबर ये डिस्प्लेस करेगा। ये आपने पढ़ा भी होगा आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, कि जब आप किसी भी पानी पे दिखते हैं, किसी भी चीज को ऐसे करके डुबोते हैं ऐसे करके, तो वो कुछ पानी एक्स्ट्रा बाहर निकालता है। तो इस तरीके से ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है जो फ्लोटिंग बॉडीज के बारे में दिया है। बहुत ज़्यादा डिटेल आपको पढ़ना नहीं है, नॉर्मली आपको अंडरस्टैंड करना है, बायोंसी का फोर्स हो गया। आइए आगे बात करते हैं पास्कल का लॉ। पास्कल लॉ क्या कहता है? अगर हम पास्कल लॉ की बात करते हैं बच्चों, तो पास्कल कहना है पास्कल का कि अगर किसी भी एक बंद लिक्विड में, अगर कोई बंद लिक्विड है, कोई भी बंद लिक्विड में यदि आप प्रेशर लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो वो प्रेशर ट्रांसमिट हो जाता है। ट्रांसमिट हो जाने का मतलब है कि अभी आप देखेंगे कि ये प्रेशर जो है यहाँ से, जैसे मान के चलते हैं, ऐसे समझते हैं, यहाँ पे ये वाला मैं बनाता हूँ, ये वाला एक बंद मैंने बना दिया और यहाँ से एक कनेक्शन में दे देता हूँ, यहाँ से मैं कनेक्शन दे देता हूँ। कनेक्शन क्यों दे रहा हूँ? यहाँ पे कनेक्शन दे रहा हूँ ताकि अगले वाले से एक कनेक्ट हो सके। देखिए, अगले वाले से कनेक्ट हो सके, ये मैंने कनेक्शन दे दिया। और यहाँ पर मैंने क्या किया चालाकी, यहाँ पर ले जाके मैंने यहाँ पर बड़ा वाला लगा दिया है। मैं आपको भी समझाना चाहता हूँ, पिक्चर पूरा क्लियर हो जाएगा तो आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे, हालांकि ये वाला बहुत पतला है, कुछ इस तरह से है। तो इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। इसके अंदर क्या भरा हुआ है? इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, इसके अंदर भी फ्लूइड भरा हुआ है, इसके अंदर भी फ्लूइड भरा हुआ है, और इसके अंदर भी फ्लूइड भरा हुआ है। इसके अंदर भी फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर भी फ्लूइड भरा हुआ है और इसके अंदर भी फ्लूइड भरा हुआ है। अब लगाते हैं यहाँ पर पिस्टन। एक्चुअली ये बड़ा है, देखिए ये वाला यहाँ तक है, ऐसे करके यहाँ पर लगाते हैं हम लोग पिस्टन। यहाँ भी पिस्टन लगाते हैं और यहाँ भी पिस्टन लगाते हैं। तो पिस्टन लगाने से क्या होगा, मैं आपको वही क्लियरली समझाना चाहता हूँ कि अगर ये बंद है यहाँ से, ठीक है, इसको मैं ब्लैक मार्कर से ही बंद कर देता हूँ ताकि यहाँ भी ब्लैक मार्कर से ही बंद हो जाइए, और यहाँ भी ये ब्लैक मार्कर से इसको बंद कर देता हूँ। दोनों में हम लोग लगाते हैं पिस्टन। तो मान के चलते हैं यहाँ पर हम लगाते हैं पिस्टन, ये लगाया, ठीक है, पिस्टन हम लोग कुछ दबा रहे हैं यहाँ पे, और ये पिस्टन का डंडा हो गया ये, ठीक है, ये पिस्टन लगा दिया। और यहाँ पर कुछ वेट रखने के लिए बोल देते हैं, कुछ रखते हैं, दबाएंगे, फोर्स लगेंगे यहाँ पर। और यहाँ भी हम लगाते हैं पिस्टन, ठीक है, यहाँ भी लगाते हैं हम लोग पिस्टन, इस तरह से सीधा जाएगा ये। यहाँ भी हम लोग पिस्टन लगा देते हैं, और यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी हम इस तरह से इसको सेट कर देते हैं। तो यहाँ पर जब आप ऐसा करेंगे तो देखेंगे ध्यान से कि यहाँ भी आपको मौका मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हैवी ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? देखिए, बड़ी बड़ी जब गाड़ी उड़ी साफ़ करवाने जाते हैं तो बड़े बड़े गाड़ियों को जो है कैसे जो है हम उठा देते हैं भाई, सफाई के लिए ऊपर उठता है ना, गाड़ी वगैरह के ऊपर उठाते हैं। तो ये पास्कल लॉ पे काम करता है। तो पास्कल का क्या कहना है समझते हैं, ध्यान से समझना। मान लेते हैं बच्चों कि यहाँ पर जो इसका एरिया है ये A1 है, ये वाला एरिया पिस्टन की जिस एरिया पर लग रहा है एरिया A है। यहाँ पर एरिया हम A2 मान लेते हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात, मैं क्या कर रहा हूँ? और यहाँ पर एक हैवी लोड लग लेते हैं, हैवी लोड समझ में आता है, जो भारी हो, हैवी लोड हमने यहाँ पर डाल दिया। अब यहाँ पर क्या है, एक फोर्स लगाते हैं F1। तो F1 फोर्स लगाते हैं किस पे? A1 एरिया पे। तो ये वाला जो प्रेशर जनरेट होगा इसको ट्रांसमिटेड भी कहते हैं। ट्रांसमिट करते हुए यहाँ से यहाँ होते हुए वहाँ होते हुए इसको ऊपर की ओर उठाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? इसको यहाँ पर लगेगा, देखिए यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर लगेगा। इसको मान लेते हैं ये F2 लग रहा है, ये यहाँ पर ये जनरेट करेगा। क्लियरली समझना। और हमने चालाकी क्या किया है, हमने यहाँ पे हमने इस A1 को कम लिया। अभी क्लियर हो जाएगा मैंने क्यों A1 को कम लिया है, और A2 का एरिया ज़्यादा लिया है। A2 का एरिया ज़्यादा लिया है, तो A1 और A2 में क्या फ़र्क है अभी आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आपको थोड़ा देर में समझ में आ जाएगा कि भाई हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ट्रांसमिटेड होगा, तो इस चीज़ को, ट्रांसमिशन को हम बोलते हैं लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लिक्विड प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको? लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ
लिक्विड प्रेशर, इस नाम से इसको जानते हैं, ठीक है, क्योंकि ट्रांसमिटेड हो रहा है, पूरा ट्रांसमिट कर रहा है ये। तो यहाँ पर ट्रांसमिट करने से क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसमिट करने से क्या फायदा क्या हमें हो रहा है। देखिए अगर हम अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ की बात करते हैं कि यहाँ पर जो प्रेशर है P, तो क्या है F1/A1, और सेम यही वाला प्रेशर इधर लग रहा है, तो ये हो जाएगा F2/A2। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है। तो अगर आप इस चीज पे आते हैं, यानी इन दोनों पर यदि आते हैं, तो यहां से आप पता कर सकते हैं कि किसी भी हैवी लोड को उठाने के लिए F2 की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। बोलिए F2 की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। अगर ये सिस्टम आप नहीं लगाएंगे और ऐसे गाड़ी रख दे, कितना वजनदार गाड़ी होता है, ट्रक होता है, बड़ी बड़ी चीजें होती है, उसको ऐसे करके ऊपर उठाएंगे तो बहुत ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा ना हमें। तो इतना ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा, और यहाँ पर क्या है चालाकी, यहाँ कम फोर्स देकर भी बगल में बड़ा फोर्स जनरेट हो रहा है। कैसे, देखिए यहाँ पर अगर F2 की वैल्यू आप निकालेंगे, यहाँ पर F2 की वैल्यू, तो F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ध्यान से आप देखिएगा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी F1 मल्टीप्लाई A2/A1। ये वाला हिस्सा समझ में आ रहा है आपको। अगर ये समझ में आ गया तो सारी चीजें समझ में आपको आ जाएगी कि हम ऐसा क्यों करते हैं और कहाँ कहाँ होते हैं। यहाँ पे देखिए अगर F2 ज्यादा चाहिए तो F1 होना चाहिए, तो देखिए F1 की वैल्यू तो हमने लगाया ही लगाया। A1 कम होना चाहिए, A1 कम, तो A1 का एरिया तो कम ले लिया। अब देखिए अगर A2 जितना बड़ा होगा, ये वाला, ये जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा F2 की वैल्यू आ जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है। तो हम लगाते हैं, मान के चलो फोर्स लगाते हैं यहाँ पर 1 न्यूटन, लेकिन यहाँ लग जाता है बहुत ज्यादा न्यूटन। समझ में आ रहा है। थोड़ा सा यहाँ फोर्स ऐसे दबाते हैं, ये वाला ऊपर उठा देता है। क्यों ऊपर उठा देता है, क्योंकि यहाँ एरिया इसका कम है, और ये किसकी वजह से है, पास्कल लॉ की वजह से है। किसकी वजह से है, पास्कल का लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं। किस लॉ को पढ़ रहे हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, ये हम पढ़ रहे हैं पास्कल लॉ के बारे में पढ़ रहे हैं, पास्कल्स लॉ। तो ये पास्कल लॉ की वजह से जो है ये चीजें आपके सामने आती है और ये ऊपर की ओर उठ जाता है। तो फंडा आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि भैया इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो। आप साइंस के स्टूडेंट हो, अपने दिमाग में थोड़ा डालो, बच्चे तो हो नहीं अब। अगर यहाँ A2 की वैल्यू जितना बढ़ाते जाएंगे, एरिया हमने बढ़ा ले लिया ना यहाँ पे, तो देखिए अगर फोर्स हमारा कम भी होगा, F1 कम भी होगा, A1 तो वैसे भी हमने कम लिया है, A2 जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। इसीलिए इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, तो बड़े बड़े गाड़ियों को इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक प्रेस या बैलेंस कहते हैं। हाइड्रोलिक प्रेस के नाम से इसको जानते हैं। ये जो प्रेस हम लोग कहते हैं, इस यहाँ जो प्रेशर जनरेट होता है, इस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक, इसको हम बोलते हैं भैया कैसा, हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक प्रेस के नाम से इसको जानते हैं। राइट, समझ में आ रहा है आपको। हाइड्रोलिक प्रेस कहते हैं, या बैलेंस के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। इसके अलावा जो हाइड्रोलिक जैक या कार लिफ्ट में भी ये काम करता है। यहां पर जो है हाइड्रोलिक जैक या बोल सकते हैं कार लिफ्ट, गाड़ी को उठाने के लिए भी ऐसा इसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई। आई होप आपको समझ में आई होगी, क्योंकि आगे हम बात करने वाले हैं सरफेस टेंशन की बात करने वाले हैं। देखा होगा कि कैसे बड़े बड़े ट्रक में, बसों में, गाड़ियों में एक ब्रेक होता है। ब्रेक को जैसे ही पाँव से ऐसे दबाते हैं पूरी की पूरी गाड़ी रुक जाती है। तो वहाँ भी पास्कल लॉ काम करता है। ट्रांसमिशन प्रेशर का होता है, जहाँ ऑयल के जरिए वहाँ पर जाता है और उतनी बड़ी गाड़ी को रोक देता है। तो ये चीज़ें थी। इसके ऊपर बहुत सारे सवाल है जो आप करके देखेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। आइए आगे हम लोग बात करते हैं सरफेस टेंशन की। तो क्या होता है सरफेस टेंशन। देखिए सरफेस टेंशन का मतलब होता है कि अगर मैं इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूं यहाँ पे, तो यहाँ पर देखिए ये वाटर मैंने लिया है, इस वाटर के सरफेस पर एक टेंशन जनरेट होता है। एक टेंशन का मतलब खिंचाव जनरेट होता है, इसी को हम लोग सरफेस टेंशन के नाम से जानते हैं। सो एक्चुअली में अगर सरफेस टेंशन की हम लोग बात करते हैं भैया, तो देखो सरफेस टेंशन क्या होता है, तो इसको मिटाना पड़ेगा मुझे। खैर मैं आपको केवल समझाऊं थोड़ा सा कि देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पे ये मैं आपको बना रहा हूँ। यहाँ पे जितने पार्टिकल हैं, जैसे ये वाला पार्टिकल है, इधर फोर्स जनरेट करेगा, इधर महसूस करेगा, इधर महसूस करेगा, इधर महसूस करेगा। ये वाला है तो इधर करेगा, इधर करेगा, इधर करेगा, इधर करेगा, इधर करेगा, इधर करेगा। यानी कि ये कहीं ना कहीं क्या कर लेता है, अपने आप को बैलेंस कर लेता है। लेकिन जो ऊपर वाले पार्टिकल होते हैं, ये जो ऊपर वाले पार्टिकल होते हैं, ये जो ऊपर वाले इसके पार्टिकल आप देख रहे हैं, यहाँ पर इसके ऊपर तो कोई पार्टिकल है नहीं। तो जब ऊपर की ओर पार्टिकल नहीं है तो डाउनवर्ड की ओर एक फोर्स जनरेट होता है, डाउनवर्ड की ओर एक फोर्स जनरेट होता है।
यहाँ आप समझिए डाउनवर्ड की फोर्स जनरेट होता है, तो एक फिल्म टाइप का यहाँ पर बन जाता है। फिल्म मतलब एक लेयर बन जाता है, एक पतली झिल्ली बन जाती है, वहाँ हम कहते हैं एक सरफेस टेंशन जनरेट हो गया है। फिर वहाँ एक कहीं ना कहीं अगर किसी पार्टिकल को यहाँ से अगर आप बाहर आप निकालेंगे तो इसके अगेंस्ट आप बाहर निकालेंगे, इसका मतलब इसके पास एनर्जी भी है, तो उसको सरफेस एनर्जी हम कहेंगे। अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। तो इसी वजह से यहाँ पर आपने देखा होगा पानी के ऊपर बड़े आराम से मच्छर अपने बच्चे को जन्म दे देता है। हाँ, अगर आप सरफेस टेंशन को कम करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, वहाँ पे पानी में केरोसिन तेल मिला देते हैं, सरफेस टेंशन कम हो जाता है, वो मच्छर लार्वा जितना होता है डूब जाता है उसमें और वो मर जाता है वहाँ पे। तो ये सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन का मतलब होता है जो लिक्विड होता है, जो फ्लूइड होता है, वो क्या चाहता है, वो चाहता है अपने एरिया को कम करना चाहता है। बारिश की बूंद को आपने देखा है, बारिश की बूंद जब ऊपर से ऐसे करके आती है तो वह स्फेरिकल शेप में बन जाता है। स्फेरिकल शेप का क्या फायदा होता है, जो आप स्फेयर देखते हैं, गोला देखते हैं, वो बड़ी आसानी से अपने आप को पूरा एरिया कम से कम कर लेता है, सबसे कम 4/3 πr3 बहुत कम कर लेता है वो। आपने देखा किसी भी चीज को फेंकना होता है, ऐसे पकड़ते हैं, मुट्ठी बनाते हैं, स्फेयर बना के फेंक देते हैं। या कोई चीज को रखना होता है मान लो घर में, तो फटाफट स्फेयर बनाते हैं, उसको डाल दिया, मोटरी बना के ऐसे गोले ऐसे पलंग के नीचे डाल दिया। तो इसको बोलते हैं जब सरफेस टेंशन का मतलब खिंचाव, मतलब यहाँ से खिंचाव आ रहा है, सेंटर की ओर खिंचाव आ रहा है, कम से कम एरिया करना चाह रहा है, खिंचाव सरफेस टेंशन बोलते हैं। देखे होंगे नहाने के बाद आपके बाल भीग जाते हैं, लेडीजों को तो सबसे ज्यादा होता है, बाल ऐसे नीचे करके पूरा एकदम ऐसे करके वो क्या तौलिया से ऐसे करते रहती है वो, या तौलिया बाल में लपेट लेती है। तो जब तक सर पे पानी है वो क्या करेगा, बाल को चिपका के रखेगा। यानी सरफेस टेंशन क्या कर दिया, सरफेस टेंशन बढ़ गया वहां पे, और हम सरफेस टेंशन को कम करने के लिए उस पर तौलिया रगड़ते हैं या तौलिया बांध के रखते हैं। चाय को आपने देखा होगा, चाय या दूध जब गर्म हो जाता है उसके बाद आपने देखा होगा उस पर एक पपड़ी सी, लेयर सी बन जाती है। लेयर बन जाने का मतलब समझ में आ रहा है आपको, जब वो गर्म होता है तो गर्म की कंडीशन में सरफेस टेंशन बहुत कम होता है। जैसे से वो ठंडा होता जाता है उस पर एक पपड़ी बन जाती है मलाई का, उस सरफेस टेंशन से बढ़ जाता, खिंचाव आ जाता है, सरफेस टेंशन का वहां बन जाता है। तो सरफेस टेंशन का मतलब वही होता है जो केमिस्ट्री में ही आपने सीखा है, वही फिजिक्स में है। बट फिजिक्स में क्या है, थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा मॉडल चेंज है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज है। तो देखिए आइए इसको समझते हैं कि अकॉर्डिंग टू फिजिक्स किस तरीके से इसको हम डिफाइन करेंगे और कैसे समझेंगे। सो आइए हम समझते हैं। सबसे पहले सरफेस टेंशन एक टेंडेंसी है जिसमें क्या करना चाहता है, लिस्ट पॉसिबल सरफेस एरिया, कम से कम अपना एरिया करना चाहता है। बट अगर हम समझते हैं, अगर मान लो आपके बुक के अकॉर्डिंग ही समझते हैं, यहाँ पर मान लो इस तरह से अगर ये फ्लूइड है, यहाँ से इस तरह से अगर फ्लूइड है, तो एक्चुअली इसमें क्या है, सरफेस टेंशन एक इमेजिनरी लाइन आप मान सकते हैं। जैसे मान के चलते हैं ये एक इमेजिनरी लाइन है, तो ये इमेजिनरी लाइन मान लिया। इस इमेजिनरी लाइन में आप देखेंगे कि एक नॉर्मल फोर्स लगता है, देखिए ऐसे इधर क्यों, एक नॉर्मल इधर लगेगा इस तरीके से, इस तरीके से, समझ में आ रहा है। तो ये जो फोर्स लग रहा है और ये लेंथ आप ले रहे हैं, तो सरफेस टेंशन को हम लोग टी से डिनोट करते हैं। सरफेस टेंशन को हम लोग, बहुत इजी है, सरफेस टेंशन को हम लोग टी से डिनोट करते हैं, और ये टी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ, कितना मान लीजिए फोर्स लग रहा है, या ये वाला फोर्स लग रहा है, तो पर यूनिट लेंथ कितने लेंथ में लग रहा है। ये लाइन जो हमने लिया इमेजिनरी, एक काल्पनिक लाइन है, इसका वास्तविकता में कोई भी अस्तित्व नहीं आपको मिलेगा। राइट, आपको समझ में आ गया। तो यहां से आप देखेंगे एक तरह से फोर्स ही होता है ये, पर हम पर यूनिट लेंथ की बात करते हैं। इसके यूनिट की बात करें तो देखिए ये वाला और ये दोनों में क्या फर्क होता है, F इज इक्वल टू एम ए होता है। यहाँ पर एम ए मतलब केजी पर मीटर ऐसा कुछ होता है, यानी न्यूटन बोल सकते हैं, और ये होता है मीटर में होता है कि नहीं होता है। तो इसका यूनिट कैसा आ जाएगा, जब इसका यूनिट निकालेंगे तो न्यूटन पर मीटर आ जाएगा, न्यूटन पर मीटर इसका यूनिट आ जाएगा, सरफेस टेंशन का आ जाएगा। इसी के रिगार्डिंग हमें कुछ चीज़ें और समझनी है या जानना है सरफेस टेंशन के बारे में। तो एक तो मैंने मच्छर के बारे में बता दिया आपको कि किस तरीके से जो है सरफेस टेंशन पे यहाँ पर जो है इस तरीके के, अगर मान लेते हैं यहाँ पर ये लिक्विड है और यहाँ पर जो है इस तरीके से यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसके ऊपर में मच्छर अपने बच्चे को जन्म दे देते हैं। क्यों जन्म दे देते हैं भैया, तो इसलिए जन्म देते हैं कि सरफेस टेंशन वाटर का ज़्यादा होता है, तो यहाँ से एक फिल्म जैसा बन जाता है, एक लेयर बन जाता है। इस लेयर में क्या होता है, एक झिल्ली की तरह, मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। इसी वजह से यहाँ मच्छर बैठ भी जाता है और अपने बच्चे को जन्म भी दे देता है। समझ में आ रहा है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे थोड़ा सा, और भी सारी जानकारी हम लोग लेंगे, और भी सारी चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। एक सरफेस एनर्जी होती है, तो सरफेस एनर्जी क्या होता है वो भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। सरफेस एनर्जी का मतलब क्या है, देखिए सरफेस एनर्जी का मतलब है कि मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मेरी बात ध्यान सुनना, मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है,
तो इस ऑब्जेक्ट को यदि मैं बाहर निकालना चाहूं, इस ऑब्जेक्ट को यदि आउट करना चाहूं, बाहर निकालना चाहूं, तो मुझे किसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा? तो ये जो सरफेस टेंशन लग रहा है, इस सरफेस के अंदर जो टेंशन लग रहा है, मतलब ये जो खिंचाव इसके अंदर आ रहा था, इसके अगेंस्ट मुझे लाना पड़ेगा। तो मुझे एक वर्क करना पड़ेगा। वर्क करने का मतलब मुझे किसके कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? तो जितनी एनर्जी सरफेस में है, इसी एनर्जी को हम लोग सरफेस एनर्जी के नाम से जानते हैं। किस एनर्जी को क्या नाम जानते हैं? सरफेस एनर्जी के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप उतना समझो, मज़ा आ जाएगा। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन भी करेंगे, जितना जरूरी उतना ही करेंगे, बट आप थोड़ा समझते हैं इसको। तो इस तरीके से जो है ये सरफेस एनर्जी के फॉर्म को हम सरफेस एनर्जी यहाँ पर हम कहते हैं और इसको समझते हैं यहाँ पे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, दो तरह का फोर्स आपको पढ़ना है। एक होता है कोहेसिव फोर्स, एक होता है एडहेसिव फोर्स। अब ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट फोर्स हैं, ये आपसे सवाल में पूछे भी जा सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक होता है कोहेसिव फोर्स। कौन सा फोर्स होता है? कोहेसिव फोर्स होता है। और एक होता है एडहेसिव फोर्स। देखिएगा, दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट फोर्स मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, बहुत मजेदार है यहाँ पर। देखिए, जो कोहेसिव फोर्स होता है उसमें क्या होता है कि इसमें एक ही मॉलिक्यूल के पार्टिकल, एक ही मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स होता है। जैसे मान लेते हैं ए है और ये ए है, तो ए और ए के बीच में लगने वाला जो फोर्स हो गया, इसको इधर की ओर खींच रहा है, इसको इधर की ओर कर रहा है। मान लीजिए इधर की ओर, ये इधर की ओर, ये जो लग रहा है एक ही के बीच में लग रहा है, या बी बी के बीच में लग रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। और एडहेसिव फोर्स क्या होता है? एडहेसिव फोर्स वो होता है जहां पे डिफरेंट, जैसे ए और ये बी, अलग अलग मटेरियल होगा और अलग अलग मटेरियल के जो मॉलिक्यूल्स होंगे आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? आपस में एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। डेट इज हम बोलते हैं कि ये आपका हो गया एडहेसिव फोर्स के नाम से जानते हैं। कहाँ कहाँ कोहेसिव फोर्स और कहाँ कहाँ एडहेसिव फोर्स काम करता है? देखिए, हम बात करते हैं वाटर की। वाटर का ना एडहेसिव फोर्स काफी ज्यादा होता है, क्योंकि पानी को कहीं भी दीवार पे मार देते हैं, किसी के मारते जाके चिपक जाता है। चिपकने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये पानी का मॉलिक्यूल है और ये दीवार है, तो इसके बीच में क्या हो रहा है? यहाँ पे ये वाला इसका मॉलिक्यूल है, तो इसके बीच में क्या हो रहा है? एक अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है, दैट इज एडहेसिव फोर्स। और एडहेसिव फोर्स कहाँ पर काम करता है? देखिएगा, लिपस्टिक जो लगाते हैं लोग, लिपस्टिक, लेडीज लोग लिपस्टिक लगाती है, तो कहती है ऐसा लिपस्टिक चाहिए जो मतलब पानी से भी ना छूटे, मतलब बोलते हैं ना कि ऐसा भी हो जाए तो वो बढ़िया से एकदम पेंट वेंट करते हैं, यानी वहाँ हम एडहेसिव फोर्स को बढ़ा देते हैं। अभी जो मार्कर मैं लिख रहा हूँ, देख रहे हैं यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ और बड़े आराम से मिटा भी रहा हूँ इसको। इसका मतलब यहाँ पर जो है ये डिफरेंट मटेरियल है, बोर्ड डिफरेंट मटेरियल है, तो इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला जो अट्रैक्टिव फोर्स है ना, यहाँ हमने एडहेसिव फोर्स की वैल्यू को घटा दिया, कम कर दिया है। कुछ परमानेंट मार्कर होता है जिसको अगर आप लिख देंगे ना ऐसे करके, तो उसको मिटाने में से हाथ से आप नहीं मिटा पाएंगे, फिर वो कपड़ा भिंगा के मिटाना पड़ेगा आपको, मतलब उसका एडहेसिव फोर्स काफी ज्यादा होता है। आंखों में जो काजल लगाते हैं, वहां भी अगर ब्रांडेड काजल आप खरीदते हैं तो उसका एडहेसिव फोर्स बढ़िया होना चाहिए। तो जितने ब्रांडेड कंपनियां होती है वो अच्छा खासा एडहेसिव फोर्स लगाती है, जिससे आंखों में फैलता नहीं है वो। नहीं तो ऐसा होता है कि दूल्हा अगर लगा ले ऐसे करके तो थोड़ी देर में फैल जाता है, जल्लाद लगता है देखने में, या जादूगर लगता है। तो ये एडहेसिव फोर्स की कहानी है। कोहेसिव फोर्स, तो कोहेसिव फोर्स जो आपके सिलेबस में पढ़ना है सबसे ज्यादा, वो HG मॉलिक्यूल के बीच में बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि सेम सब्सटेंस सेम मॉलिक्यूल के बीच में लगेगा, तो HG के बीच में बहुत बढ़िया कोहेसिव फोर्स लगता है। इसीलिए यहाँ पर कुछ चीजें आपको मैं अभी बताऊंगा कि कैसे जो है कैपिलरी होता है और क्या क्या चीजें होती है, सारी चीजें आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। तो ये कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स को मैंने बताने की कोशिश किया है, समझाने की कोशिश किया आपको। आइए कुछ एग्जाम्पल समझने से पहले अभी थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लिया जाए सरफेस एनर्जी के बारे में, और उसके बाद जो है अगर सरफेस एनर्जी समझ में आ जाती है तो उसके बाद कुछ और 2-3-4 कैलकुलेशन है, जिसको करने के बाद हम एंगल ऑफ कांटेक्ट पे आ जाएंगे और फिर हम कैपिलरी एक्शन पर भी आ जाएंगे। और कैपिलरी एक्शन पे जैसे ही आ जाएंगे हमें बिल्कुल वहाँ भी बहुत छोटा सा कैलकुलेशन है, यानी 2-3 कैलकुलेशन वाला पार्ट है जिसको हमें करना है, और यहाँ से हम फिनिश्ड अपने आप को कर लेंगे। एक आधा पार्ट तो कर ही लेंगे, यानी 50% तो हम कवर कर ही लेंगे चैप्टर को। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सप्रेशन फॉर सरफेस एनर्जी। तो एक काम करते हैं, एक सोप का सॉल्यूशन तैयार करते हैं, साबुन का, और उसमें एक फ्रेम लेते हैं हम लोग, ऐसा फ्रेम लेते हैं। ये हम लोग फ्रेम ऐसा लेते हैं जिसमें ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब एक काम करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम लोग साबुन के अंदर ले जाते हैं, साबुन के फेन के अंदर, और उसके बाद इसको बाहर निकालते हैं। तो बाहर निकालेंगे तो अभी इसमें तो कुछ ऐसा कैलकुलेशन हो नहीं पाएगा,
इसलिए काम करते हैं, इसमें पी क्यू ऐसा घुसा देते हैं ऐसा, ताकि क्लोज हो जाए ऐसा। देखिए ये पी और क्यू, अब पी क्यू करने से क्या होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है यहाँ सरफेस टेंशन लगना शुरू हो जाएगा, ये फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। ना केवल इधर बल्कि इधर भी। अब इधर कोई अगर एक फोर्स लगा के इसको मान लो डिस्प्लेस करके यहाँ ले आते हैं, डिस्प्लेस करके यहाँ से यहाँ ले आते हैं, यानी ये P डैश Q डैश है। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो यहाँ पर हमने इसको कितना डिस्प्लेस कर दिया, डेल्टा एक्स डिस्प्लेस कर दिया। देखिए जहाँ पर फोर्स होता है, जहाँ डिस्प्लेसमेंट होता है, ऑटोमेटिक वहाँ पर वर्क डन आ जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या था। तो T इज इक्वल टू क्या था, T इज इक्वल टू था F बाई L। तो यहाँ पर F इज इक्वल टू क्या था, T इंटू L। बोलिए, तो यहाँ पर दो सरफेस की तरह काम करा, दो लेंथ है, एक इधर की साइड एक इधर की साइड। इसीलिए यहाँ पर जब हम F लिखेंगे इस वाले कंडीशन में यहाँ पे, तो एक्चुअली यहाँ पर कैसा L प्लस L पे काम करेगा। यहाँ पर फोर्स है, साथ में L प्लस L पे काम करेगा। तो इसको मैं मिटा देता हूँ और डायरेक्टली मैं लिखता हूँ यहाँ पे T इज इक्वल टू F इंटू 2L हो गया। यहाँ पर मैं 2L कर देता हूँ यहाँ पे। तो T की वैल्यू सॉरी F इज इक्वल टू फोर्स हो गया ना, फोर्स इज इक्वल टू 2 T इंटू 2L हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, जब F आपको मालूम है, आपको डिस्प्लेसमेंट मालूम है, तो आप वर्क डन भी निकाल सकते हैं। तो वर्क डन F डेल्टा एक्स हो जाएगा यहाँ पर। तो F डेल्टा एक्स का मतलब क्या हो गया, T2L हो गया यहाँ पर। आप बता सकते हैं ना कि भाई ये T2L है, यहाँ पे T ये 2L और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स हो जाएगा यहाँ पे। अब ध्यान से आप देखेंगे तो ये वाला हिस्सा जो है, इस वाले हिस्से को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका क्या एरिया नहीं बोल सकते हैं, एरिया नहीं बोल सकते। यहाँ से यहाँ इतना एरिया आ गया, ये यहाँ पर एरिया बोल सकते हैं, एक लेयर टाइप का एरिया बोल सकते हैं। तो W इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे, T इंटू डेल्टा ए आ गया, है ना। डेल्टा ए मतलब एरिया, इतना एरिया हम की बात कर रहे हैं। अब देखिए ये जो आप ले रहे हैं इंक्रीज, जितना सरफेस एरिया आप इंक्रीज करेंगे उतना ज़्यादा आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर एक W क्या एक्चुअली एनर्जी ही तो है मेरे भाई। देखिए W का मतलब क्या होता है, हम जब भी कोई वर्क करते हैं तो किसके कैसे वर्क करते हैं, तो किसी ना किसी के अगेंस्ट वर्क करते हैं। और जो वर्क करते हैं तो जितना एनर्जी हमें ज़रूरत होती है उतनी ही एनर्जी देनी होती है। सो डैट मीन हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो सरफेस एनर्जी डेल्टा U होगा वो इसके इक्वल, W के इक्वल होगा। और यहाँ पर हम बोल सकते हैं T डेल्टा A। तो ये जो एक्सप्रेशन, बहुत छोटा सा एक्सप्रेशन आपके सामने आता है, ये कोई बड़ा एक्सप्रेशन नहीं है यहाँ पे। यानी हम इसको क्या बोल सकते हैं कि भैया जो सरफेस एनर्जी होता है ना अपना, ये जो सरफेस एनर्जी होता है U, ये क्या होता है ये, तो ये सरफेस टेंशन T और सरफेस एरिया लिक्विड फिल्म A के मल्टीप्लाई के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो हम बोल सकते हैं सरफेस टेंशन T मल्टीप्लाई, हम बोल सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड फिल्म। लिक्विड फिल्म की बात कर रहे हैं ना यहाँ पर हम, A इसके मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो चलिए ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे हम समझेंगे, देखेंगे। तो बच्चों ये पार्ट हम यहीं तक रखते हैं। आगे हम इस पार्ट में आगे और इसको कंटिन्यू रखेंगे, और कंटिन्यू रखने के बाद बहुत सारी जानकारी सीखेंगे। अभी तो बहुत सारा चीज़ सीखना है आपको कि स्फेरिकल होता है तो क्या होता है, कैसे मिनिस्कस बनता है, कैसे कॉनकेव बनता है, कैसे कॉन्वेक्स बनता है। तो ये हम अगले वाले पार्ट में सीखेंगे और उस पार्ट में हम कंप्लीट जानकारी लेंगे। फिर जो अगला पार्ट है इसके बाद वाला विस्कोसिटी वगैरह का होगा, या और भी चीज़ें हैं जो पढ़ना है इसमें, उसमें हम बात कर लेंगे। तो इसी के साथ ऐसे ही हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। क्योंकि देखिए मैं या कोई भी टीचर जब YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पे सामने आता है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जितनी एनर्जी हम आपको देते हैं या जिस एनर्जी से हम आपको पढ़ाते हैं, तो जनरली जो मेरा कोचिंग है वहाँ पर क्या होता है, इंस्टेंटली पैसा आता है। यानी कि वो हमें फ़ीस देता है और फीस दे के वो बैच चलता है, उसमें हम पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप YouTube पे आते हैं यहाँ पर, तो आपको पेशेंस रखना पड़ता है। ये भी नहीं पता होता कि अभी पैसा हम लोग तो सोचते ही नहीं है ना, मेरे माइंड में कभी आता है कि अभी पैसे आएंगे, ये आएंगे, सब तो कभी माइंड में आता ही नहीं है। हाँ, एक चीज़ माइंड में ज़रूर आती है कि मेरे एनर्जी देने से, अगर मेरे एफर्ट लगाने से अगर हिंदुस्तान के कुछ बच्चों में ये बदलाव आता है कि वो पेपर में जाने के बाद मेरे क्लासेस ज्वाइन जिन्होंने किया है
बहुत अच्छे नंबर लाते हैं, उसके बाद जब वो किसी नौकरी की तैयारी करते हैं, जॉब की तैयारी करते हैं, तो चूंकि 12th बोर्ड का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो उनका कैरियर बनता है। तो मैं समझूंगा कि मेरा ये जो मेहनत है, एक बार यूट्यूब पर वीडियो अपलोड हो जाने के बाद ये न जाने कितने बच्चों के जीवन में जो है बहुत बेटर कर सकते हैं ना, और बेटर हेल्प करेगा। तो यही मेरा असली इनाम है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट, कि जब भी आप मेरा वीडियो देखते हैं तो वीडियो देख लेने के बाद जो टॉपिक मैं आपको बताता हूँ उस टॉपिक के रिगार्डिंग इन टेक्स्ट में, चाहे आपके गाइड हो या आपके पास बुक हो, जितने भी क्वेश्चंस उसके रिगार्डिंग है, प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है उसको आप ज़रूर सोल्व करें, उसको ज़रूर आप बनाएं, क्योंकि ऐसा आप नहीं करेंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे। क्योंकि ये जितनी चीज़ें मैं आपको बोर्ड पे बताता हूँ, जितनी चीज़ें क्लास में बताता हूँ, इसमें से कैसे सवाल पूछेंगे तो वैसे ही, जिस सवाल का तो सवाल के रूप में पूछेंगे, तो इन टेक्स्ट हो गया या प्रीवियस ईयर्स चीज़ें हो गई, इसको आपको खुद सोल्व करना है, खुद आपको समझना है और हैंड टू हैंड उसको निपटाते हुए चलना है। इसको डिले नहीं करना है कि आज वीडियो देखा और एक हफ्ते बाद पढ़ेंगे, फिर तो आप कहेंगे हाँ ये क्या है, अच्छा ये क्या है, आपको अजीब सा फील होगा। तो ये चीज़ें नहीं हो, इसलिए कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। और अगेन एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रिवीजन करना मत छोड़ना, रिवीजन रेगुलर करना। कौन तो कह रहा है सर हम तो रिवीजन करते ही नहीं है, अपन रिवीजन बिल्कुल नहीं करता है। तो अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो सब पढ़ना बेकार है, सब पढ़ना बेकार है, क्योंकि एक तरफ पढ़ोगे एक तरफ भूलोगे, एक तरफ पढ़ोगे एक तरफ भूलोगे। इतना ज़्यादा सिलेबस है, केमिस्ट्री पूरा फिजिक्स है, मैथमेटिक्स से कहाँ से याद रखोगे यार, फिर कोई फ़ायदा नहीं है फिर मेरे वीडियो देखने का या कुछ भी। अपनी पूरी समय खराब करोगे, पूरी एनर्जी खराब करोगे। आधा घंटा फिजिक्स, आधा घंटा केमिस्ट्री, आधा घंटा मैथमेटिक्स प्योर रिवीजन पे दे दो। एक हफ्ता तुम ऐसा केवल करके देखो, जितने रिवीजन आप करोगे ना मजा आ जाएगा पढ़ाई में। चलिए तो मिलते हैं फिर अगले पार्ट में, और आज अगले पार्ट में दमदार जोशीले अंदाज में बहुत सारी जानकारी लेंगे। तब तक ऐसे ही बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।